मेरे अत्यंत पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता श्री चंद्र कृपलानी जी, नाम से धाकड़ और बात से भी धाकड़ विधायक श्री सुरेश धाकड़ जी, मेरे घनिष्ठ मित्र और इस विश्वविद्यालय के संस्थापक श्रीमान अशोक गढ़िया जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमैया, भारतीय जनता मंच मंडल के सभी सम्मानित महानुभाव, समारोह में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ जन, देवियों सज्जनों, विद्यार्थी बहनों एवं भाइयों, मैं आया था मेवाड़ विश्वविद्यालय के इन कार्यक्रम को दूसरी दिशा देने का प्रयत्न हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि जिस कार्यक्रम के लिए मैं आया हूं, मैं अपने को मुझे दिशा से भटकाने की जो कोशिश की है, सबसे पहले मैं आभारी हूं श्रीमान अशोक गढ़िया जी का और मेवाड़ विश्वविद्यालय परिवार का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया है आपके बीच इस समारोह में उपस्थित होने का। कुलपति जी का व्याख्यान मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के मानचित्र पर अपना एक विशिष्ट स्थान इस विश्वविद्यालय ने बनाया है और इसी कारण 10,000 विद्यार्थी देश के कोने कोने से इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आज उपस्थित हुआ है। मैं कहूं कि एक लघु भारत का स्वरूप आज इस विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ रहा है। जो बात देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो देख उसे उसका प्रतिमूर्त मैं कहूँ तो इस विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ रहा है। मैं विश्वविद्यालय के संस्थापक, विश्वविद्यालय प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सम्माननीय शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस विश्वविद्यालय को यह स्वरूप आपने प्रदान किया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना विभिन्न विधाओं में शिक्षा देने के लिए हुई है। जैसा अशोक गढ़िया जी बता रहे थे कि तकनीकी शिक्षा के साथ साथ अनेक प्रकार के कोर्स यहाँ चलाए जा रहे हैं, फार्मेसी के, कॉमर्स के, एग्रीकल्चर के। आज एक ऐसे वातावरण में यह समारोह हो रहा है जब कुछ ही दिन पूर्व इस देश को एक बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष जब विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित हुई दुनिया भर की, तो हमारा सर शर्म से झुक गया था कि उस सूची में भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान का नाम नहीं था। आज हमें गर्व है कि 2 संस्थानों का नाम 200 के अंदर आया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। एक 147वें स्थान पर है और दूसरा 179वें स्थान पर है। IIT मुंबई भी 202 स्थान पर अंकित हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन मैं मानता हूं ये संतोष का विषय नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह से परिवेश बदल रहा है, शिक्षण संस्थाओं को विचार करना होगा। शिक्षण संस्थाओं को निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंकड़ों को देखें तो आज देश में 700 विश्वविद्यालय चल रहे हैं। लगभग 2 करोड़ विद्यार्थी प्रतिवर्ष पंजीकृत होते हैं।
विभिन्न संकायों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर उनकी संख्या का प्रतिशत लगाया जाए तो आज मैं कह सकता हूं कि पिछले वर्ष लगभग 15 लाख इंजीनियर इस देश ने बनाए हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा MBA ग्रेजुएट्स इस देश ने पैदा किए हैं। लेकिन क्या 15 लाख लोगों को हम रोजगार दे पा रहे हैं? क्या 3.5 लाख MBA ग्रेजुएट्स के लिए हमें अवसर उपलब्ध कराने की परिस्थितियां निर्मित की हैं? सरकार ने कुछ नए प्रयत्न प्रारंभ किए हैं। आज मैं कह सकता हूं कैसे परिवेश में हमें विचार करना होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका उपयोग कितना है। अब वो वक्त बदल गया है कि किताबों को पढ़ करके समाज में हम अपना स्थान बना सकते हैं। मैं आज विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप इंजीनियर बनने आए हैं तो आपको ये विचार करना होगा कि आप अच्छे इंजीनियर कैसे बनेंगे। क्या देश में 100 इंजीनियरों का नाम कोई बता सकता है जिन्होंने इस देश में मिसाल कायम की हो? क्या देश के 100 इंजीनियरों का नाम यहाँ का विद्यार्थी जानता है या समाज जानता है जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है? क्या हम अब्दुल कलाम नहीं पैदा कर सकते? क्या हम आर्किमिडीज नहीं पैदा कर सकते? क्या हम लेस्टर नहीं पैदा कर सकते? ऐसे इंजीनियरों की एक लंबी श्रृंखला है। हमें विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसे इंजीनियर हम कैसे पैदा करें। और मैं प्रोफेसर से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पढ़ाई के तरीके बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है तो तरीके भी बदल रहे हैं। पहले विद्यार्थियों को किताब पढ़ाने की बजाय मुझे लगता है यह बताने की ज़रूरत है कि हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ रहे हैं। रामानुजम से लेकर के आर्यभट्ट तक, नागार्जुन से लेकर के चरक तक ऐसे विद्वान इस धरती ने पैदा किए हैं। इस इतिहास की गाथा को दोहराने की ज़रूरत है। और विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या पढ़ने आए हो, पढ़ने की पद्धति बदल गई। खुद से सवाल करने की ज़रूरत है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट एम आई लर्निंग, व्हाई एम आई लर्निंग, और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका समाज के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न आपने पूछने शुरू किए तो मैं समझता हूँ सही मायने में शिक्षण संस्थाएं उपयोगी हो सकती हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। आज टोटल जो GDP है देश की लगभग $2.7 ट्रिलियन है। 2030 में हमारी टोटल GDP क्या होगी? नीति आयोग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, लगभग $8 ट्रिलियन की GDP इस देश की होने वाली है। आज हम दुनिया की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। तब रोजगार के अवसर हमें उपलब्ध होंगे। लेकिन जहाँ 15 लाख इंजीनियर और 3.5 लाख MBA ग्रेजुएट हर वर्ष हम पैदा कर रहे हैं, क्या हमने पेटेंट बनाए? क्या कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ हमने ध्यान दिया? क्या हमने ऐसा आविष्कार किया जो समाज की मूलभूत समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती है? आज पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी? ट्रांसपोर्ट के दूसरे उपाय क्या किए जा सकते हैं जो बिना फ्यूल के चल सकें? क्या कम्युनिकेशन स्किल हम ऐसी डेवलप कर सकते हैं कि सिग्नल बिना टावर के पहुंचाया जा सके? क्या इस पर हम सोच सकते हैं? क्या हम इस तरीके पर सोच सकते हैं कि अल्टरनेट रेलवे हम कैसे बनाएंगे, अच्छी सड़कें हम कैसे बनाएंगे, कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे ब्रिजेज कैसे मजबूत होंगे? मैं समझता हूं युग वो आ गया है, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। तब जाकर के हम देश का भी कल्याण कर सकते हैं और जो काम हम करने आए हैं उस काम का भी सही मायने में हम उपयोग अपने लिए भी कर सकेंगे। एक आदत सी बन गई। खासतौर से अभिभावकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछना बंद करिए कि क्या कर रहे हो। बार बार फ़ोन करके खाना खाया, खाने में क्या मिला, अभी क्या कर रहे हो। मैं समझता हूँ ये बच्चों के भविष्य को संवारने में सहयोगी नहीं होता है। यह पूछना नौकरी मिली, स्टार्टिंग सैलरी क्या है, कौन सी कंपनी कैंपस में आई है, इन सवालों के बजाय उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाने की ज़रूरत है, उन्हें विश्वास युक्त वातावरण देने की ज़रूरत है। और इसलिए ये समाज का भी दायित्व है, अभिभावकों का भी दायित्व है। केवल यहाँ के शिक्षक मैं समझता हूँ विद्यार्थियों के भविष्य को नहीं बना सकते। आपको भी इन बातों से बचना होगा। जहाँ अध्यापक कोशिश कर रहा है वहीं समाज को और अभिभावकों को भी उसमें अपना प्रयत्न और अपना योगदान देना होगा। आज आवश्यकता है निश्चित रूप से। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो बात स्टार्टअप्स की है,
मैं समझता हूं कि खास तौर से तकनीकी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को केवल रोजगार मिल जाए, केवल नौकरी मिल जाए, यह सोचने की जरूरत नहीं है। हम क्या ऐसे ही, जैसा अशोक गडिया जी ने कहा, ऐसे इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कि कुछ लोगों को हम और रोजगार दे सकें। यदि हमने सोचा तो मैं समझता हूं तब हमारी राष्ट्रभक्ति वास्तव में प्रमाणित हो सकती है। मैंने चर्चा की थी 15 लाख इंजीनियर, 3.5 लाख MBA ग्रेजुएट, नौकरी नहीं, 40% लोगों को नौकरी मिल रही है। आज एक बात प्रमाणित हो गई है कि ओनली क्वालिटी विल सर्वाइव, नथिंग एल्स। इसलिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना ये समय की आवश्यकता है। इस विश्वविद्यालय के वातावरण को देख करके मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रगति के पथ पर और लंबा रास्ता यह विश्वविद्यालय तय करने वाला है। मैं विद्यार्थी भाइयों और बहनों को अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं और मुझे लगता है कि जीवन में सफलता के लिए 3 R बड़े आवश्यक हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी और तीसरा R कोई बताएगा? मंच से कि विद्यार्थियों से? कोई नहीं? रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन 3 चीजों का ध्यान रखते हुए अच्छे भविष्य की ओर आप बढ़ें। मैं अपनी ओर से आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं और निश्चित रूप से खास तौर से गणित के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, जो मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया। मैं जब अलजेब्रा, बीजगणित जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे गुरु जी ने मुझे बताया a + b² = a² + b² + 2ab। मैंने याद कर लिया, मुझे आज भी याद है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि होता क्यों है। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने गया तब मैं समझ सका कि ये होता क्यों है। तो मैं समझता हूँ याद करने की बजाय कोशिश ये करिए ये होता कैसे है, इसे समझने की जरूरत है। वैसे भी गणित मेरा बड़ा प्रिय विषय है और मैं मानता हूँ कि मैथमेटिक्स इज नथिंग बट ए लॉजिक। ये कहाँ से शुरू होता है? आर्गुमेंट से शुरू होता है और कंक्लूजन तक पहुँचता है। और मैं मानता हूँ कि असली समाजवाद मैथमेटिक्स में, गणित में ही है। 2 × 2 मनोज सिन्हा जोड़ेंगे तब भी 4, गडिया जी जोड़ेंगे तब भी 4, आप जोड़ोगे तब भी 4 और नरेंद्र मोदी जी जोड़ेंगे तब भी 4। तो गणित को उस तरह से सीखने की जरूरत है। मैं जब अंक गणित का भी पढ़ता था, स्क्वायर रूट आप में से अनेक लोगों ने पढ़ा होगा। 2 माने 2 और 3 3, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? मुझे लगता है कि मेरे एक अध्यापक थे गणित के, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, आई हैव ए माइंड, 2 का स्क्वायर रूट, आई हैव ए माइंड, I1 हैव HAV4, A1 माइंड MIND 4, 1.414। 3 का स्क्वायर रूट, आई सपोज यू सो, I1 SUPPOSE 7, UYOU3 सो टू 1.732। तो मुझे लगता है कि 2 और 3, 2 और 3 का अगर आपने याद कर लिया तो फिर अंकगणित में कुछ बचता नहीं। जिस भी अंक का चाहेंगे उसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के बदलावों की ओर, क्योंकि पूरी दुनिया बदल रही है, उसमें अगर हमने क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया तो मैं समझता हूँ कि शायद आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। अशोक गडिया जी और मेवाड़ संस्थान ने जो प्रयत्न किया है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों की एक बात यहां कही गई है, मैं भरोसा देता हूं कि पूरी ईमानदारी से कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान हो जाए। हमारे पूर्व के हमारे साथियों ने भी ये बात कही है और मुझे लगता है कि अब विषय मेरा समाप्त हो गया है। हमारे को श्रीश चंद्र कृपलानी जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, रेल की बात, और धाकड़ जी ने इतने धाकड़ अंदाज में कह दिया कि मुझे लगा कि मुझे भी मित्रों, मैं मानता हूं कि जो काम करता है उससे अपेक्षा लोगों की ज्यादा होती है। म्यूनिसिपैलिटी से अपेक्षा कम लोग करते हैं। क्या मिलाएगी? मैं मोटे तौर पर आपको बताऊं कि भारतीय रेल
एक ऐसी परिस्थिति में गुजर रही है, बड़ी भारी चुनौती है भारतीय रेल के समक्ष। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये अंडर इन्वेस्टमेंट की शिकार रही है। इसमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। अगर कुछ आंकड़े आपको मैं बताऊं, आज़ादी जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक पैसेंजर ट्रैफिक 16 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। फ्रेट ट्रैफिक जिसे माल भाड़ा आप कहते हैं वो 8 गुना बढ़ गया। लेकिन रेलवे का नेटवर्क केवल 2.25 गुना बढ़ा है। यातायात और नेटवर्क के बीच इतना भारी अंतर है कि समय से गाड़ी चलाना, सुरक्षित गाड़ी चलाना, अनेक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। हमारे लिए कठिनाई है। लेकिन धन्यवाद है देश के प्रधानमंत्री जी का और वर्तमान रेल मंत्री जी का, जिन्होंने वैकल्पिक संसाधन जुटा करके भारतीय रेल में निवेश को भारी मात्रा में बढ़ाया है। और इसलिए इस सरकार ने तय किया 1,10,000 करोड़ रुपए इस बजट में भारतीय रेल में निवेश किया जा रहा है। हमारी कुछ और भी चुनौतियां हैं। 492 ऐसे रेलखंड हैं जो 100% से ज़्यादा क्षमता पर चल रहे हैं। 100 रेलगाड़ी चलनी चाहिए तो कहीं 150 चल रही है, 200 के ऊपर तक गाड़ियां चल रही हैं। और इसलिए हम इस सरकार ने तय किया कि सबसे जो पहला काम सरकार हाथ में लेगी, जितने इस तरह के कंजेस्टेड रूट्स हैं उन्हें डीकंजेस्ट किया जाए। और हमने डबलिंग, ट्रिपलिंग और 4th लाइन के काम भारी मात्रा में स्वीकृत किए हैं। हमारी कठिनाई ये है, लोग उम्मीद करते हैं कि महीने भर में सारा काम हम पूरा कर दें। रेल अगर बंद करनी हो तो मैं भरोसा दे सकता हूं कि देश में कोई भी निर्माण की संस्था जितने समय में काम करेगी उससे आधे समय में भारतीय रेल काम कर सकती है। लेकिन हमें रेल भी चलानी है और निर्माण का कार्य भी करना है। ये दोहरी जिम्मेदारी है। ऐसी परिस्थिति में भी हमने तय किया है कि ये जो कंजेशन है इसे आने वाले 3 वर्षों में हम समाप्त कर देंगे। देश के अनेक भागों में इस तरह के काम हमने हाथ में लिए हैं। और राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ कि मोटे तौर पर राजस्थान ने जब रेल मंत्री दिया था तब भी अधिकतम एलोकेशन 700 करोड़ था। मोदी सरकार ने राजस्थान को 2450 करोड़ रुपए इस बजट में दिए हैं और हर क्षेत्र का ख्याल रखा है। 1300 करोड़ से ज़्यादा रुपया केवल विद्युतीकरण के लिए दिया गया है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने जैसा कहा कि म्यूनिसिपैलिटी से अपेक्षा कम है, रेल हर काम करे, ये लोग चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि लोगों की जितनी हम सेवा कर सकें वो जरूर करनी चाहिए। श्री चंद्र कृपलानी जी मेरे अत्यंत पुराने साथी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्हीं की सरकार है, इनकी सरकार में इनकी बात न सुनी जाए, मुझे लगता है ये संभव नहीं है। कोई रास्ता निश्चित रूप से श्री चंद्र कृपलानी जी ने जो बात कही है, आने वाले समय में उस मांग को पूरा करने की सरकार निश्चित रूप से कोशिश करेगी और उसका रास्ता बनाएगी। कुछ और भी बातें, अंडरपास मोटे तौर पर 64 आरओबी और आईओबी इस वर्ष राजस्थान में हमने स्वीकृत किए हैं। पिछले वर्ष 2 हुए थे। अगर प्रतिशत में बताऊं तो 3100% ज़्यादा आरओबी और आरयूबी नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजस्थान में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा स्वीकृत किए हैं। लेकिन फिर भी